हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने कल सीखा बेटा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने कल किया और उनका जो स्टेटमेंट था क्या था बेटा कि फोर्स जो है वो क्या मिलेगा बेटा, आपको कैसे मिलेगा, डेल पी बाई डेल टी करके। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा बच्चे, एवरेज फोर्स मिलेगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, dp बाई डी टी, दैट मीन्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिला बेटा, फोर्स का फॉर्मूला मिला, क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या मिला हमें, फोर्स का फॉर्मूला मिला। क्लियर है बच्चे, आ रही बात समझ में आपको। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें इतनी सारी चीजें मिलती है। और अगर इसके ऊपर कुछ सिंपल एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 जैसे कि मान लो बोलता है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है बेटा, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। ठीक है, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। देन फाइंड डिस्टेंस traveled by the body in 10 second if body was at rest at t equal to 0। ठीक है बेटे, ऐसा हमने एक क्वेश्चन दे दिया, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो मान लो हमने फोटो बना लिया, ये बॉडी है कितने का, 2 kg का, और इस पर फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड बाद, इनिशियली ये क्या था, रेस्ट में था, तो u इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 है ना। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड में कितना चलेगा, यानी s आपको निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस आपको निकालना है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। ओके, नाउ सी। तो बेटे चूंकि आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा F अपॉन m। कितना है बेटा, F 10 m2, तो कितना आ गया बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। तो आपको पता है S इक्वल्स टू क्या होता है, dt प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। चूंकि रेस्ट में था तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। सो S इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन इज 5 एंड t इज 10 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 100, ये 50, तो ये हो गया देखो 250 मीटर, यानी 250 मीटर। तो देखो बेटा ये आ गया हमारा आंसर। तो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस किया करते थे और जो अभी हमने क्वेश्चन किया, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा। पहले क्या होता था, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन गिवन होता था, है ना, वो एक्सेलरेशन आया कैसे, इससे हमें कोई मतलब नहीं था, है ना बेटे। लेकिन यहाँ पर क्या आया, क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स दिया हुआ है जो कि कॉज है, कारण है इस मोशन को प्रोड्यूस करने का, इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने का। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो इस मोशन का रीजन है वो क्या है, फोर्स है। और जब आपको रीजन के साथ क्वेश्चन करना होता है तो आप कहाँ करते हो, डायनामिक्स में करते हो। क्लियर है, ठीक है। तो है क्वेश्चन वही, बस आपको एक्सेलरेशन को एक दूसरे एंगल से दिया हुआ है। ठीक है बेटे, क्लियर है। तो ये हो गया एक छोटा मोटा एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो हमें क्या समझ में आया, क्योंकि फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। फोर्स क्या है बेटे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो यानी डेल पी बाई डेल टी है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल पी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
और अपॉन डेल टी यानी टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं बेटा हमारे डेली लाइफ में हमारे कुछ ऐसे सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं जिसमें कि जितने टाइम के लिए फोर्स लगता है उस टाइम ड्यूरेशन को मेजर करना काफी मुश्किल हो जाता है। वो टाइम ड्यूरेशन इतना छोटा होता है ना, कि आप उसको मेजर नहीं कर पाते हो। क्लियर है बच्चे? कैसे? जैसे कि जब आपने कभी क्रिकेट का मैच देखा होगा तो क्रिकेट के मैच में क्या होता है बेटा, जैसे आपने सुना होगा शोएब अख्तर क्या करता है, बहुत तेज गेंदबाजी करता है, उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा करते थे, है ना बेटे। तो वो बहुत तेजी से गेंद फेंकता है ना, 150 किलोमीटर पर आवर ऐसा, है ना, इस तरीके की स्पीड से वो गेंद को फेंकता है। तो बहुत तेजी से गेंद आ रहा है और मान लो सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, तो वो मारते भी उतने तेजी से है भाई, है कि नहीं। तो बॉल तेजी से आ रहा है और इन्होंने तेजी से क्या किया, हिट किया। तो बॉल आया और बैट को हिट किया और वापस भागा, ठीक है। तो आप सोचो कि बॉल आया और वापस गया, दैट मीन्स कि बॉल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, मे बी उसने स्पीड भी चेंज की होगी। तो बेटा बॉडी के डायरेक्शन या फिर बॉडी के स्पीड में चेंज कब पॉसिबल है बेटा, जब हम फोर्स लगाएंगे। तो ऑब्वियसली उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाए, तो किसने लगाया वो फोर्स, तो वो जो बैट है, बैट ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है बेटा। अब मुझे अगर ये फोर्स को निकालना है कि ये फोर्स कितना है, ठीक है बेटे, तो क्या करूंगा बेटा, मुझे मोमेंटम में चेंज निकालना पड़ेगा, अपॉन वो टाइम लेना पड़ेगा। तो वो जो बॉल के कांटेक्ट में बैट आया वो कितने समय के लिए आया, ये मेजर करना सोचो कितना मुश्किल है। आप मेजर कर पाओगे कि कितने समय के लिए बॉल और बैट कांटेक्ट में रहा, ठीक है बेटे। अगर आप देखोगे भी तो ये इतना छोटा समय होगा, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा। क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो आप इसको मेजर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है बेटे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, तो फोर्स का आइडिया नहीं लग पाता, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नई क्वांटिटी बनाए हैं जिसको कहा जाता है बेटा इंपल्स। क्या कहते हैं बच्चे? इंपल्स। सी दिस, इंपल्स। क्लियर है बच्चे? तो होता क्या है इंपल्स, इसको समझते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा है बेटा कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, डेल पी बाय डेल टी, है ना। हमको किसको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है, डेल टी को, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं ऐसा लिखूं डेल पी इक्वल्स टू एफ इंटू डेल टी, चलेगा? डेल पी इक्वल्स टू एफ इंटू डेल टी, ठीक है बेटा। अब डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, और ये देखो किसके बराबर आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। किसके बराबर आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो बेटा फोर्स को कैलकुलेट करना यहां पर दिक्कत है क्योंकि आप डेल्टी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, डेल्टी को भी कैलकुलेट करना दिक्कत है, ठीक है। तो इसको अलग अलग तो नहीं काउंट कर, अलग अलग तो फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन कंबाइनली दोनों को, है ना, यानी प्रोडक्ट के रूप में कैलकुलेट करना आसान है। कैसे कैसे आसान है बेटा, तो सी, ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है ना, चेंज इन मोमेंटम तो कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या है बेटा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है कि नहीं। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल m इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो वो कब है, हीट करने के बाद की बात है। और इनिशियल मोमेंटम वो भी आप निकाल सकते हो, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, वो कब की बात है, हीट करने से पहले की बात है। तो हीट करने से पहले का चीज हमको पता होता है, हीट करने से बाद का चीज भी हमको पता होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना आसान है, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है ऐसे सिचुएशन में जहां टाइम ड्यूरेशन या टाइम ऑफ इंपैक्ट या टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम डेल पी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि किसके बराबर हो रहा है, फोर्स इनटू टाइम के बराबर। ये जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम है ना बेटा, इसी को हम लोग इंपल्स कहते हैं, जे से शो करते हैं, ठीक है। किससे शो करते हैं, जे से शो करते हैं। तो
आपको देखो क्या आ रहा है बेटा, इम्पल्स जो है वो इनडायरेक्टली किसके बराबर हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो रहा है। ठीक है बेटे, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। सो व्हाट इज इम्पल्स, तो इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and time of contact. It is defined as the product of force and time of contact. ठीक है बेटे, it is denoted by J। ठीक है, अच्छा चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ये मोमेंटम भी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इंपल्स जो आएगा वो कैसी क्वांटिटी आएगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटे, ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा देखो, जे चूंकि किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, तो बेटा जो इसका यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा। तो याद करो मोमेंटम का क्या यूनिट हुआ करता है बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी वही होगा जो मोमेंटम का होता था। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस 1। ठीक है, तो ये रहा इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पल्स। ठीक है बेटे, इम्पल्स हमको समझ में आ गया, जे इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू डेल टी होता है और चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इम्पल्स आखिर होता क्या है, क्लियर है। कभी कभी क्या होगा बेटा, मान लो हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम। ठीक है बेटा, एफ टी ग्राफ। अगर आपको फोर्स एंड टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है बेटा, इधर एफ ले लिया और इधर टी ले लिया। ठीक है, मान लो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बना, क्लियर है बेटे, इस तरीके का हमें क्या मिला, ग्राफ मिला। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूं यहां पे, ठीक है बेटा, तो इस छोटे से स्ट्रिप के दौरान f लगभग क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ये f ऑफ t एक पर्टिकुलर, क्योंकि f बदल रहा है ना, टाइम के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो f हर समय बदलेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये क्या है, मान लो t है, f ऑफ t है, तो और इसकी ये कितनी है बेटा, dt है। तो अगर मैं बोलूं कि इस दौरान कितना है ना इंपल्स हुआ होगा, तो आप बोलोगे बेटा कि एफ जे बराबर क्या हो जाएगा, या dp भी बोल सकते हो, है ना, dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एफ टी डी टी, यही पढ़ा था, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है बेटे, फोर्स इंटू टाइम। तो ये जो है बेटा एक छोटे से एलिमेंट का निकला, टोटल एलिमेंट का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक करोगे, t1 से t2 तक। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा बेटा, टोटल चेंज इन मोमेंटम दे देगा। तो सो एफ ऑफ टी डी टी t1 से t2 ये आपको दे देगा टोटल चेंज इन मोमेंटम, और इसी को आप क्या कहते हो, जे बोलते हो, यानी इंपल्स बोलते हो। ठीक है बेटे, तो आपको क्या समझ में आया, देखो इसका, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी क्या मतलब हुआ बेटा, मैंने आपको हमेशा बोला है, क्या बोला है बेटा, जब दो एक्सिस आप कोई लो, ठीक है, उसका जब डिवीजन फॉर्म होता है, यानी df बाई dt, तो वो क्या देता है, स्लोप। और जब आप दोनों का प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, तो वो उसका क्या देता है, एरिया। यहाँ क्या हो रहा है, देखो बेटा, एक एक्सिस f और दूसरा एक्सिस t, f और t क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या देगा, एरिया।
तो यहाँ पर इसका जो एरिया होगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ इसका एरिया निकाला हमने, है ना। ये जो पूरा चीज है इसका हमने क्या निकाल लिया, एरिया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो एफटी ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है बेटा, इंपल्स देता है या चेंज इन मोमेंटम देता है, ठीक है। तो इस चीज को हम नोट करके लिख लेंगे, नोट एरिया अंडर द कर्व ऑफ, ठीक है बेटे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी ग्राफ, ओके। एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी ग्राफ गिव्स अस change in momentum और impulse, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स ये देता है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी ग्राफ गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स, ठीक है बेटे। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि एफ टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, तो आपको याद होना चाहिए, इससे हमें क्या मिल जाता है, चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है, ओके। Next is impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. ओके बेटा, क्या है impulse momentum theorem? आ रही बात समझ में आपको? ठीक है भाई, चलो इसकी बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि J इक्वल टू क्या है हमारे पास, डेल P इक्वल्स टू F इंटू डेल T, ठीक है बेटे। J इक्वल्स टू क्या है, डेल P इक्वल्स टू F इंटू डेल T। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो बेटा कि इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है ना। इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। दैट इज कि इंपल्स जो होता है वो बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर आपको कभी इंपल्स निकालने बोला जाए तो आप क्या कर लो बेटा, चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लो। चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लोगे यानी आपको इंपल्स मिल जाएगा। क्लियर है बेटे। तो इसको हम लोग कहते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। सी अकॉर्डिंग टू this theorem, change in momentum of a body is equal to the impulse of force, ठीक है, इक्वल टू द इंपल्स ऑफ फोर्स। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द इंपल्स ऑफ फोर्स। उस पर जो फोर्स लगेगा उसका जो इंपल्स होगा उसके बराबर होगा आपका चेंज इन मोमेंटम। यानी इनमें से कोई एक चीज पता चला तो समझ लो कि दूसरा चीज ऑटोमेटिक पता चल गया, ठीक है। तो दिस इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आगे बात समझ में आपको। इसके बाद इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स, अच्छा ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ठीक है बेटे, बोला जा रहा है इन अ पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट, इन अ पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट, क्रैश टेस्ट बेटा, जैसे कि आपको पता है ना, जो कार वगैरह बनती है, नया कार डिजाइन होता है तो उसको लॉन्च करने से पहले उसका सेफ्टी
टेस्ट किया जाता है। सेफ्टी टेस्ट में क्रैश टेस्ट करा जाता है। क्रैश टेस्ट मतलब गाड़ी को टकरा करके देखा जाता है कि उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। नई गाड़ी को क्रैश करा के मतलब किसी चीज से टकरा के देखा जाता है, ठीक है। तो इन अ पर्टिकुलर क्रैश टेस्ट ए कार ऑफ मास 1500 kg, a car of mass 1500 kg collides with a wall as shown in figure, ठीक है बेटे। The initial and final velocities of the car, the initial and final velocities are vi equals to -15, v initial is -15 I cap and v final and v final 5 I meter per second, 5 I meter per second respectively, ठीक है बेटे। if the collisions lasts for 0.15 second, okay, find the impulse caused by the collision and the average force exerted on the car, क्लियर है। exerted on the car, फोटो डायग्राम बनाया हुआ है बेटा। ये हमारा मान लो वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, कार यूं आती है, ठीक है, क्योंकि दिख रहे हैं आपको, है ना, क्वेश्चन में दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -15 आई कैप, तो -15 आई कैप मतलब क्या हो गया बेटा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और टकराने के बाद क्या होता है बेटा, टकराने के बाद इधर हो जाता है, ये कितने से 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ हो जाता है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। व्हाट डू वी वांट, इफ द कोलिजन टाइम ऑफ कांटेक्ट है ना, टाइम ऑफ कोलिजन कितना है 0.150 सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। तो बोल रहा है कि इम्पल्स बताइए, तो बेसिकली बेटा पार्ट 1 इम्पल्स, तो इम्पल्स के लिए आपको जैसा कि पता है बेटा क्या चाहिए, आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना आसान है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, तो P इनिशियल क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। सो मास इज, चलो रहने दो, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो m इनटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, -15i, ठीक है, तो क्या हो गया बेटा -15m आई कैप, ठीक है, -15m आई कैप। आगे बात समझ में, P इनिशियल। सिमिलरली P फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, मास इनटू V फाइनल, तो मास इज m और ये है बेटा 5i कैप, तो ये हो गया 5mi कैप P फाइनल। तो बेटे डेल P इक्वल्स टू क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, सो P फाइनल इज 5mi कैप माइनस P इनिशियल इज -15mi कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, देखो कितना आया 20mi कैप डेल P, ठीक है बेटा। तो ये क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन बता रहा है कि किधर है, टुवर्ड्स राइट है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओनली मैग्नीट्यूड लो तो कितना आएगा 20m, तो 20 और m कितना है बेटा हमारे पास 1500 है ना, 1500, तो 15 दूना 30 इंटू 10⁻³ है ना, kg मीटर पर सेकेंड, यही आपका क्या होता है बेटा, J होता है, दिस इज J,
isn't it? ओके आ रही बात समझ में? सो इम्पल्स कितना हो गया बेटा 30 इंटू 10⁻3 30 इंटू 10⁻3 लेट्स सी क्या आता है इनका। हाँ 30 इंटू 10⁻3 ये क्या करता है 300 इंटू 10⁻4 क्यों आ रहा है इसका 1500 15 प्लस ठीक है कुछ तो गड़बड़ किया इसने। आ रही बात समझ में? 15 सही तो कर रहा हूं ना मैं 20 है ना 15 2 सा 30 और 2 1 3 10⁻3 ठीक है बेटा। तो 30 इंटू 10⁻3 kg मीटर पर सेकेंड ये हमारा क्या आ रहा है इम्पल्स आ रहा है। अच्छे से समझ में आया बच्चे? क्लियर है? तो इम्पल्स कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें समझ में आ गया है ना। अब आगे देखो क्या कह रहा है the average force exerted on the car second part we have to find average force। तो बेटे याद करो हमने एवरेज फोर्स क्या पढ़ा है एवरेज फोर्स पढ़ा है del P by del T पढ़ा है कि नहीं del P by del T सी। पार्ट बी एफ एवरेज क्या होता है बेटा del P by del T होता है ठीक है। del P कितना आया बेटे हमारे पास 30 इंटू 10⁻3 अपॉन del T कितना बेटा देखो कितना टाइम है 0.15 क्लियर है। तो 0.15 करूंगा बेटा तो इसको हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा ठीक है। तो 15 से ये 2 हो गया तो देखो कितना आया बेटा 2 इंटू 10⁻5 तो एफ एवरेज जो आया वो आया 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन ठीक है बेटे। यूनिट क्या होता है फोर्स का न्यूटन होता है तो 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन हमारा क्या आ गया फोर्स आ गया। तो देखो हमने फाइंड कर लिया फोर्स कैसे निकालना है हमें इंपल्स कैसे निकालना है चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालना है एवरीथिंग ठीक है। नाउ विल टेक वन मोर एग्जाम्पल ठीक है बेटे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई ए बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg falls from a height h equal to 20 meter above ground level ठीक है बेटा ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर से गिरता है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक्स द ground what is the magnitude of total change in momentum ठीक है। तो del P निकालना है ना टोटल चेंज इन मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ठीक है बेटे। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है what is the corresponding average force experienced by it ठीक है। what is the corresponding average force experienced by it f average। तो बेटे इसमें टाइम तो दिया नहीं है falls from a height h equals to 20 meter above ground level टाइम ये वाला लेना पड़ेगा क्या एवरेज ठीक है। क्या करें बच्चे सी ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल्स टू 1 kg। तो चलो मैं इसको पहले डायग्राम बना लेता हूं। हाँ तो ये रहा मेरा बॉडी बेटा 1 kg का ये सपोज ग्राउंड है तो ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर है बेटा 20 मीटर ठीक है 20 मीटर ऊंचाई पर है। यहां से हमने क्या किया गिराया ठीक है बेटे। तो आपको जैसा कि पता है इनिशियली वेलोसिटी क्या होता है बेटा 0 होता है
इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। जब आप किसी चीज को एक हाइट से ड्रॉप करते हो तो उस जगह आपको इनिशियली वेलोसिटी क्या मिलता है, जीरो मिलता है। वेरी गुड। तो यहां से आपको इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा बेटे। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ही जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा भाई, जीरो होगा। ठीक है, जस्ट ये जब ग्राउंड को पहुंचने वाला होगा तो यहां पर वेलोसिटी कितना हो चुका होगा बेटा, तो हमने पढ़ा है फ्री फॉल में कितना होता है, √2gh। ठीक है बेटा, कितना होता है, √2gh। तो देखो कितना आ रहा है, 2g कितना है बेटा 10 और h कितना है 20। तो इससे क्या बाहर आएगा बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, तो p फाइनल क्या हो जाएगा, p फाइनल हो जाएगा भाई m इंटू वी, है ना। तो m कितना है 1 और v कितना आया 20, सो इट विल बी 20। क्लियर है बेटे, आगे बात समझ में। तो यहां से आपको पहले बोल रहा है कि बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड चेंज इन मोमेंटम, देयरफॉर डेल p इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। सो p फाइनल इज 20, p इनिशियल इज 0, सो 20 kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज डेल p। ठीक है बेटे, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मोमेंटम में चेंज कितना आया, 20 kg मीटर पर सेकेंड आया। आगे बात समझ में क्लियर है आपको, ठीक है। पहला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी सेकेंड पार्ट, एवरेज फोर्स निकालना है। ठीक है, तो बेटे इस दौरान जब ये यहां से चला और यहां पे आया, ठीक है, कितना मोमेंटम में चेंज आया, इतना मोमेंटम में चेंज आया। तो क्या मैं टाइम नहीं निकाल सकता यहां से यहां आने में, ठीक है, तो टाइम निकल सकता है सर। तो टाइम का क्या होता है बेटा फॉर्मूला, वो भी अपन जानते हैं, याद करो, t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2h/g होता था क्या, है ना। तो देखो स्क्वायर रूट 2h कितना है बेटा 20 और g कितना 10, तो देखो क्या बाहर आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम कितना है बेटा 2 सेकेंड है। देयरफॉर f एवरेज फोर्स क्या होता है बेटा, डेल p बाय डेल t। डेल p इज 20, डेल t इज 2, तो ये कट के आया बेटा 10 न्यूटन। सो सेकेंड आंसर इज, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज 10 न्यूटन। गॉट दिस, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज 10 न्यूटन। क्लियर है मेरे बच्चों। सो दिस इज सेकेंड एग्जांपल। ओके, नाउ बेटे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी लॉज न्यूटन साहब ने बनाए है ना, लॉज ऑफ मोशन, वो आप अपने डेली लाइफ में उसको देख सकते हो, है ना, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। जैसा हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स आपको अपने डेली लाइफ में दिखाया, बस के चलने पर आपका पीछे गिर जाना, बस के रुकने पर आपका आगे गिर जाना, है ना, मैट पर स्टिक से मारने से डस्ट पार्टिकल का अलग हो जाना, ब्रांचेज को शेक करने से उसके फ्रूट्स एंड लीव्स का गिर जाना। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। सिमिलरली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के भी कई सारे एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटे, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटे, डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या हुआ ये, ठीक है बेटे, चलो इसको देखते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये। सबसे पहले अगर आपने कभी स्पोर्ट्स तो खेला ही होगा बेटा, अपन स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह खेलते ही है। स्पोर्ट्स में एनुअल डे होता है, एनुअल डे में आप देखते हो कई प्रकार के एथलेटिक कंपटीशन होते हैं। ठीक है, जिसमें से हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरीके के गेम्स भी होते हैं। तो जहां भी देखना आप हाई जंप या लॉन्ग जंप होता है, तो जहां पर प्लेयर गिरता है तो उस जगह को क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट मिट्टी का बनाया जाता है, या फिर वहां पे हीप ऑफ सैंड रख दिया जाता है, या फिर कुशन लगा दिया जाता है। ठीक है, कुशन लगा दिया जाता है। आप जनरली इसमें देखते होंगे, ओलंपिक वगैरह के गेम देखते होंगे, तो वहाँ पर जिम्नास्ट वगैरह जो होते हैं वो जब अपना करतब दिखाते हैं, तो वो जब फॉल होते हैं तो वहाँ पर कुशन बिछा होता है। तो वाई दिस, ठीक है, ये कुशन क्यों लगे होते हैं, ये हिप ऑफ सैंड क्यों लगे होते हैं, या मिट्टी को इस तरीके से क्यों किया जाता है। ठीक है बेटे, तो अगर आपसे पूछा जाता है
why cushion is provided, why cushion is provided at the ground in athletics games like long jump और हाई जंप। ठीक है बेटे, हाई जंप या लॉन्ग जंप के दौरान ग्राउंड पर कुशन क्यों बिछाया जाता है? तो देखो बेटा, जब आप हाई जंप या लॉन्ग जंप करते हो तो आप क्या करते हो बेटा, बहुत दूर से भागते हुए आते हो, है ना, और फिर अपना एक्शन परफॉर्म करते हो, है ना बेटे। तो जब हम भाग करके आ रहे हैं तो हमारे पास मास है बेटा, मास तो है हमारे पास, और हम भाग के आ रहे हैं, मतलब हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या आ गया है बेटा, मोमेंटम आ गया है। क्लियर है? वी हैव मास, वी हैव वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, सो वी हैव मोमेंटम। ठीक है, तो हम एक मोमेंटम के साथ चल करके आ रहे हैं, और फिर जब हम जंप मारेंगे बेटा, उस तरफ जब हम गिरेंगे तो हम क्या हो जाएंगे बेटा, रुक जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो बेटा मेरे पास मोमेंटम था और मुझे फाइनली क्या होना है, रुक जाना है। तो इस दौरान क्या होगा, मेरे पास मोमेंटम था और अब जीरो होना है। रुकोगे ना भाई, दौड़ के भाग के कूदा और फिर कूद करके आपको क्या है, रुकना है। चलते तो नहीं रहोगे हमेशा के लिए, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। ठीक है, पहले मेरे पास वेलोसिटी था तो मेरे पास मोमेंटम था, अब मैं रुक जाऊंगा तो मेरा मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो मोमेंटम इज चेंज्ड। ठीक है बेटे, आ रही बात समझ में? तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये तो बात पक्की है। क्लियर है? मोमेंटम चेंज हो रही है, वो तो बात पक्की है। ठीक है, तो इधर देखो, सिंस, और हमको ये भी पता है कि मोमेंटम में जो चेंज होता है वो कितना होता है, F इंटू डेल टी होता है। ठीक है बेटा, F इंटू डेल टी होता है। अब दो चीजें हो सकती है बेटे, ठीक है, दो चीजें हो सकती है। मुझे इस मोमेंटम को चेंज करने में, ठीक है, मुझे इस मोमेंटम को चेंज करने में अगर कम समय मिलता है या फिर मुझे ज्यादा समय मिलता है, तो क्या फर्क पड़ेगा दोनों ही सिचुएशन में? ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा दोनों सिचुएशन में? तो बेटा ध्यान से सुने, जब मैं अचानक से आऊंगा और दूसरे साइड में ड्रॉप होऊंगा बेटा, ठीक है, दूसरे साइड में जब मैं ड्रॉप होऊंगा तो बेटे मेरा जो मोमेंटम है ना, मेरा जो मोमेंटम है वो जीरो होगा। तो मोमेंटम में जो चेंज है वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है। आप बोलोगे कैसे सर? जैसे कि मान लो मेरा मास 100 केजी है और मैं 10 मीटर पर सेकेंड से चल करके आ रहा हूं, तो मेरे पास कितना है बेटा, 1000 केजी मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना मेरे पास क्या है, मोमेंटम है। और मैं फाइनली क्या हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा। अब मैं चाहे 1 घंटे बाद रुकूं, चाहे मैं 10 मिनट बाद रुकूं, चाहे मैं 1 सेकंड में ही रुक जाऊं, कितना भी समय ड्यूरेशन लूं, कितना भी टाइम इंटरवल लूं, तो मेरे को चेंज तो यही होना है, 1000 केजी मीटर पर सेकेंड से जीरो होना है। तो चेंज कितना हुआ बेटा, डेल पी देखो यही हुआ, 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। तो दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी ये हो गया बेटा कांस्टेंट। ओके, जब ये कांस्टेंट हो गया बेटा, तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस फोर्स और इस टाइम में क्या रिलेशन रह जाएगा? बोलो बच्चे, इस फोर्स और इस टाइम में क्या टाइम इंटरवल में क्या रिलेशन रह जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना बेटे, ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। अब अगर मैं इस टाइम इंटरवल को घटा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, और अगर इस टाइम इंटरवल को बढ़ा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सारा खेल इस टाइम इंटरवल का है ना बेटे। तो जब आप कुशन लगाते हो, ठीक है, जब आप कुशन लगाते हो तो कुशन क्या होता है बेटा, कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, कुशन क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। तो जब अपन इसके ऊपर जंप मारते हैं तो ये क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस होगा तो उस दौरान आपका कुछ वक्त ज्यादा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? कंप्रेस होने में, कंप्रेस होगा तो कुछ वक्त आपको क्या होगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा बेटा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब हमारे बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अब कम लगेगा। क्लियर है मेरी बात?
अब जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के ऊपर फोर्स कम लगेगा तो हमें हर्ट नहीं होगा, हमें इंजरी नहीं होगी, हम इन सब चीज़ों से बच जाएंगे, ठीक है बेटे। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ पर कोई कुशन नहीं होता बल्कि एकदम सॉलिड सरफेस होता, पूरा एकदम सीमेंटेड सरफेस होता, तो फिर आपका क्या हाल होता, सोच सकते हो, है ना बेटे। कुछ ना कुछ तो टूटता, है ना, कुछ ना कुछ तो फूटता, हाथ पैर मुंडी कुछ तो फूटता आपका, क्लियर है कि नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप सॉलिड सरफेस पर गिरोगे, ठीक है, सॉलिड सरफेस पर, तो जैसे ये सीमेंटेड सरफेस वो तो प्रेस नहीं हो सकता, है ना। आपके गिरने से प्रेस होगा क्या, वो नहीं। एक बार मिट्टी वाली सरफेस प्रेस होगा, लेकिन ये प्रेस नहीं होने वाला, ठीक है बेटा। तो आप जब इसके ऊपर गिरोगे बेटा तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत कम टाइम मिलेगा और आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, आपका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको जो टाइम इंटरवल मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। और उस टाइम इंटरवल में आपको क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा फोर्स लगेगा। जब आपके बॉडी पर बहुत बड़ा फोर्स लगेगा तो यू विल गेट इंजर्ड, है ना। आपको क्या होगा, नुकसान होगा, आपका सर मुंडी कुछ तो कुछ फूट जाएगा, क्लियर है बच्चे। तो सारा खेल इस टाइम इंटरवल का है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, व्हाई क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड एट द ग्राउंड इन एथलेटिक गेम्स लाइक लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा कि व्हेन, ठीक है, क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन एन एथलीट is performing high jump or long jump, he has momentum, ठीक है, he has momentum. When he falls on the ground his momentum becomes zero, ठीक है, his momentum becomes zero. So the change in moment time interval taken to change in the momentum को change होने में जो time लगेगा, है ना, ड्यू टू कुशन इज इंक्रीज्ड, है ना। वो जो टाइम इंटरवल है मोमेंटम को जीरो होने के लिए, मोमेंटम को रिड्यूस होने के लिए, वो कुशन के कारण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज्ड। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन टाइम इंटरवल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द एथलीट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ही डजंट गेट इंजरी, ठीक है, उसको इंजरी नहीं होती है। आ रही बात समझ में बेटे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ड्यू टू कुशन टाइम टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एथलीट इज इंक्रीज्ड, ठीक है बेटे। ड्यू टू कुशन time to change the momentum of athlete is increased, hence force on athlete is decreased, ठीक है, hence force on athlete is decreased and he does not get injured, ठीक है बेटे। तो ये आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा हम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं बेटा, जैसे कि, है ना, मैं आपको बोलता हूँ, आप एक्सप्लेन करना, अपने से एक्सप्लेन कर लेना। जैसे कि आपने, अगेन मैं क्रिकेट मैच की बात करूँ, क्रिकेट में देखना बेटा, जब अपन कैच करते हैं बॉल को, आप अपने लेवल पे भी खेलते होगे, तो जब अपन अपने पास गेंद आती है, कैच करनी होती है, तो बॉल को इस तरीके से पीछे खींचते, ऐसा नहीं, सडनली नहीं रोकते उसको, है ना। ऐसा आया, बॉल को ऐसा रोक लिया, तो जब आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो देखना हमेशा आपको बहुत चोट लगेगी। लेकिन जब आप इस तरीके से बॉल को कैच करोगे तो आपको चोट नहीं लगती, है ना, हर्ट नहीं होते आप। तो अगेन रीजन इज सेम, है ना। जब मैं इसको यहां से यहां तक खींचता हूं तो इतना टाइम इंटरवल मेरे को क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है टू चेंज दी, क्योंकि बॉल चल करके आ रहा था, उसके पास मोमेंटम था, मुझे रोकना है, उसके मोमेंटम को जीरो करना है, सो देयर इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम में जो चेंज होना है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट जब मैं इसको यहां से यहां तक खींचता हूं तो इसके दौरान जो टाइम मिला वो एक्स्ट्रा टाइम मिला, और उस एक्स्ट्रा टाइम की वजह से टाइम इंटरवल बढ़ गया, फोर्स घट गया, हमें चोट नहीं लगी, इंजरी नहीं हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई डू वी पुल आवर हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग दी बॉल, तो आप बोलोगे कि टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल सो दैट वी, है ना, एक्सपीरियंस लेस फोर्स, स्मॉल फोर्स। आगे बात समझ में बेटे, क्लियर है।
तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि आपने देखा है जो पार्सल वगैरह आती है, हम लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कोई पार्सल अगर मंगाते हैं, ऐसे पार्सल जो डेलिकेट होते हैं, जो टूटने फूटने वाले होते हैं, जैसे चाइना क्ले की बनी या ग्लास की बनी कोई मटेरियल हो, इलेक्ट्रॉनिक का कोई प्रोडक्ट हो जो टूटने फूटने वाली होती है, तो देखना उसको हमेशा फोम वगैरह से कवर करके, है ना, भेजा जाता है। फोम वगैरह से कवर करके भेजा जाता है। वाई दिस? बिकॉज वो जो सामान है वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आता है, ट्रकों में भर के, प्लेन में भर के, ट्रेन में भर के, है ना, इस तरीके से आती है। तो उसमें क्या होता है बेटा, उसको हमेशा कभी वो मतलब मान लो एक